नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और आज हम कवर करने वाले हैं 23 नवंबर से 29 नवंबर के मध्य जो समसामयिक घटनाएं रही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उनको हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आज नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। पहला आज का मुद्दा है हमारा के आकार की रिकवरी, जिसको हम बोल रहे हैं के आकार का आर्थिक सुधार। जो कोरोना आया था, कोरोना के पहले हमारी इकोनॉमी जिस तरह चल रही थी, उसके बाद इकोनॉमी जिस तरह से गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद से जो हम रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं, जो वसूली हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे वी शेप्ड होती है, डब्ल्यू शेप्ड, एल शेप्ड, के शेप्ड। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं के शेप्ड की। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार हमें देखने को मिल रहे हैं वो के शेप्ड के रूप में दिख रहे हैं, के आकार के रूप में हमें सुधार देखने को मिल रहे हैं कोरोना के बाद। ठीक है जी, तो पहला मुद्दा तो हमारा ये होने वाला है। उसके बाद दूसरा है ग्रीन बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में। आज हम समझेंगे ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। इनको जारी किया गया है कुछ बैंकों के द्वारा, उसमें हम समझने वाले हैं। फिर इसके बाद तीसरा मुद्दा है हमारा सामरिक पेट्रोलियम भंडार, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने पेट्रोल का बना के रखा है, तो सरकार अभी उसको रिलीज करना चाह रही है। उसमें से कुछ पेट्रोलियम हम निकालना चाह रहे हैं, जिससे कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं उनको हम नियंत्रित कर सकें। ठीक है जी। इसके बाद हमारा होगा भारत गौरव योजना। ये रेलवे की एक स्कीम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में। और हमेशा की तरह आपको क्या मिलते हैं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न, जिनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में करके नीचे बताना होता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। क्या है? के आकार के आर्थिक सुधार। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आर्थिक सुधार से हमारा क्या मतलब है, कि ये जो रिकवरी हो रही है वो किस प्रकार हो रही है, और अलग अलग तरह के शेप होते हैं। तो सबसे पहले तो ये से समझ लीजिए आप, क्या था कोरोना के पहले, जैसे मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। कोरोना के पहले हमारे जो सेक्टर्स थे ना, वो इस तरह से काम कर रहे थे, यहाँ पे चल रहे थे ये लोग। जैसे ही कोरोना आया तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए ना, आर्थिक मंदी आ गई, जिसके कारण क्या हो गया, ये डाउन हो गए। ये दोनों सेक्टर हैं यहाँ पे, दोनों एक साथ चल रहे थे। लेकिन इसके बाद जैसे कोरोना के बाद जो रिकवरी चालू हुई, जो वसूली चालू हुई, उसमें हमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि कुछ सेक्टर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ सेक्टर में रिकवरी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ सेक्टर क्या हो रहे हैं, अभी भी डाउन जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, के आकार की आकृति हमें देखने को मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, के शेप्ड रिकवरी। जैसे भारत में हम चर्चा करें कोरोना के बाद से जो इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया, उसमें कौन कौन सी? टेक्नोलॉजी, रिटेल और सॉफ्टवेयर सर्विस। इन तीनों में बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। लेकिन दूसरी ओर उसमें क्या हुआ कि भैया कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी नीचे जा रही हैं। मतलब कोरोना में हमने वैक्सीनेशन कर लिया, बहुत सारे काम कर लिए, उसके बावजूद भी कुछ इंडस्ट्रीज अभी ऐसी हैं जिनमें हमें रिकवरी देखने को नहीं मिल रही हैं, जो अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। इनमें कौन कौन सी हैं वो? ट्रैवल, इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी और फूड सर्विसेज। इन इंडस्ट्रीज को अभी भी सपोर्ट की आवश्यकता है, अभी भी इनको कि किसी प्रकार इनको मदद की जाए, जिससे कि इनमें रिकवरी हमें देखने को मिल सके। ये होती है के शेप्ड रिकवरी। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भैया के शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो गई है। तो देख लेते हैं एक बार परिभाषा। एक के आकार की वसूली तब होती है जब एक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में विभिन्न दरों, समय या परिणाम पर ठीक न हो। क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग दरों पर रिकवरी हो रही है, या उसके जो समय है वो अलग अलग चल रहा है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ सेक्टर्स तो ऐसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ अप ट्रेंड है, उसको सेक्टर में डाउन ट्रेंड है। तो हमें के आकार की एक आकृति देखने को मिल रही है, इसलिए हम इसको के शेप्ड रिकवरी बोल रहे हैं। यह क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूह में एक भी समान वसूली के विपरीत है। एक समान रिकवरी नहीं हो रही है, क्या हो रही है, इन दोनों के विपरीत मान रही है। ऐसा नहीं कि एकदम जो वी शेप रिकवरी होती है उसमें क्या होती है, अर्थव्यवस्था ऐसे डाउन जाती है, और फिर जब रिकवरी होती है तो सारे सेक्टर्स ऐसे रिकवर कर जाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल जाती है, वी शेप रिकवरी देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ डब्ल्यू होती है, अब अर्थव्यवस्था नीचे गिरी और रिकवर कर गई, फिर से अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, फिर से रिकवर कर गई। इसको बोलते हैं हम डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। ठीक है जी। इसके बाद होता है एल शेप्ड। अब एल शेप्ड क्या होता है, इकोनॉमी गिरी और फिर वो इसी लाइन पे चल रही है, मतलब इसमें कोई रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही, ये एल शेप्ड रिकवरी होती है। तो इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम के शेप्ड रिकवरी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक बात समझिए, के शेप्ड रिकवरी जो होती है उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि के शेप्ड रिकवरी में ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं मानी जाती इस तरह की रिकवरी। क्यों? क्योंकि के शेप्ड रिकवरी में ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा जा रही है और कुछ लोगों के पास इनकम बहुत कम जा रही है।
अब होता क्या, माना यह जाता है सामान्यतः कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास इनकम आय ज़्यादा जाती है और गरीबों के पास आय कम होती जाती है। तो अब इसके कारण क्या होता है, आय की असमानता बढ़ती है, और आय की असमानता जब धीरे धीरे बढ़ती है तो वो संपत्ति की असमानता भी बन जाती है। लंबे समय तक यदि आय की असमानता बनी रहेगी आपकी अर्थव्यवस्था में, तो एक समय के बाद संपत्ति की असमानता भी हमें देखने को मिल जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे जो खर्च करने की क्षमता होती है, यदि हम उसको प्रतिशत में देखें तो जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसकी आय कम होती है, निम्न या मध्यम आय वर्ग के लोगों की हम बात करेंगे, उनका जो खर्च करने का प्रतिशत है वो ज़्यादा होता है। मतलब यदि अब इन लोगों के पास कम इनकम आ रही है, निम्न एवं मध्यम वर्ग आय के जो लोग हैं उनके पास यदि आय कम आ रही है तो उनका खर्चा भी कम हो जाएगा। उनका खर्चा कम होने से अर्थव्यवस्था में कुल मांग जो है, समग्र मांग जो है वो कम हो जाएगी, और यदि समग्र मांग कम होती है तो कहीं ना कहीं आपूर्ति को भी कम होना पड़ेगा। मांग कम है और यदि आपूर्ति ज़्यादा रहती है तो कीमतें नीचे जाती हैं, तो फिर से हम मंदी के ट्रैप में जा सकते हैं। एक साइकिल टाइप बन जाती है, ट्रैप बन जाता है जिससे हम बाहर निकल नहीं सकते हैं। अब समझो ऐसे ही एक व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, ठीक है जी, और वहीं पे दूसरा व्यक्ति है वो 10,000 रुपये महीने का कमाता है। अब किसका प्रतिशत में खर्चा ज़्यादा होने वाला है, 1 लाख रुपए वाले का कि 10,000 रुपये? 10,000 वाले, क्योंकि उसको तो अपने जो उपभोग है ना उसको करने में हो सकता है कि 9,000 रुपये खर्च करना पड़ जाए, तो इसकी उपभोग करने की क्षमता कितनी है अपने आय को? 90%। ये हो सकता है 1 लाख रुपये में से 50,000 रुपये ही खर्चा करता हो, 50,000 रुपये क्या करता होगा, ये सेव करता होगा, तो इसकी आय खर्च करने की क्षमता कितनी हो जाएगी? 50%। प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम बोलते हैं इसको हम, खर्च करने की क्षमता। तो अमीर व्यक्तियों की खर्च करने की क्षमता कम होती है, वो सेविंग्स ज़्यादा करते हैं। गरीब व्यक्तियों की खर्च करने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो सेविंग्स कम करते हैं। और यदि हम क्या बोल रहे हैं, के सेफ रिकवरी से इन लोगों के पास आय कम होने वाली है, इन लोगों के पास आय कम होगी तो इनका खर्चा कम हो जाएगा, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। यदि इन लोगों का खर्चा कम होता है तो इसके कारण क्या होगा, समग्र मांग में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और यदि समग्र मांग में गिरावट हमें देखने को मिलती है तो ओवरऑल जो जीडीपी है हमारी वो भी गिर जाएगी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि भैया अमीरों को, ये हमने देख लिया है, यदि कोविड-19 प्रतिस्पर्धा को कम करता है और आय और अवसरों की असमानता को बढ़ाता है तो यह उत्पादकता को चोट पहुंचाकर राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बाधाओं को भी मजबूत करके विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रवृत्ति वृद्धि के अतिक्रमण पर कर सकता है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि भैया इसके कारण ना राजनीतिक दबाव भी बढ़ जाएगा लोग, मतलब पार्टी सरकार के पास। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी जो गरीब लोग हैं, कम खर्चा कर रहे हैं, ये उपभोग नहीं कर पा रहे, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो सरकार को कुछ ऐसी नीति निर्गमन करना पड़ेगा, ऐसी नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा जो गरीबों को उत्थान के लिए हों, ना कि विकास के लिए हों। तो इससे कारण क्या हो जाएगा, विकास को विपरीत धक्का लगेगा कि भैया देखो विकास संबंधित आप योजनाओं पे खर्च नहीं कर रहे हो तो और हमारी जीडीपी गिरेगी। आप किस पे खर्चा कर रहे हो? उन पे खर्चा कर रहे हो, गरीबों पे खर्चा कर रहे हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो, वो भी करना जरूरी है। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो के सेफ रिकवरी जो होती है वो इकोनॉमिकली अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसके आउटकम हम क्या क्या लेके चलेंगे, क्या क्या समस्याएं इससे होती हैं? पहली बात, आय की असमानता बढ़ती है, अवसर की असमानता बढ़ती है, संपत्ति की असमानता बढ़ती है, जीडीपी जो है हमारी वो गिरेगी। इसके बाद राजनीतिक दबाव बढ़ेगा कि भैया आपको ना कुछ ऐसी नीति बनाना है जिससे कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी को हमें आगे नहीं, अर्थव्यवस्था में विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उस तरह की नीति निर्धारण किया जाएगा तो फिर से जीडीपी हमारी गिरने वाली है, और जो समग्र मांग है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। ये इसके हम परिणाम हैं जो भारत की दृष्टि से हम देख सकते हैं। यदि ऐसी रिकवरी लंबे समय तक रहती है तो ये परिणाम हमें भुगतने होंगे, इस परिणामों को भुगतने के लिए हमें तैयार होना होगा। ठीक है जी। इसके बाद वसूली के विभिन्न प्रकार हमने देख ली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। वी शेप तो हम समझ गए कि सर क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो गिरती है और फिर उठना चालू हो जाती है। एल शेप में क्या होता है, सर इकोनॉमी गिर जाती है फिर वो उठती नहीं है या धीरे धीरे उठती है, पैरेलल चलते जाती है। फिर होती है डब्ल्यू शेप्ड, इकोनॉमी गिरी फिर उठी फिर गिरी फिर उठ गई, ये हो गई आपकी डब्ल्यू शेप्ड। अब यू शेप्ड में क्या होता है, इकोनॉमी गिरती है, थोड़ा सा नीचे ऐसे चलती है इसी में और फिर धीरे धीरे उठना चालू हो जाती है, इसको बोलते हैं हम यू शेप। वी शेप में क्या होता है, गिरती है एक पॉइंट तक इमीडिएटली और वहीं से स्टार्ट हो जाती है, जबकि यू शेप में क्या हो रही है, कुछ समय तक गिरती है और थोड़ा सा वहां पे स्टैग्नेंट हो जाती है, जब गिरी हुई होती है उसके बाद रिकवर होना चालू होती है, तो हम उसको बोलते हैं यू शेप्ड।
अब नाइक का कार्य में क्या होता है, नाइक में इसमें क्या होता है, इकोनॉमी आपकी गिरी तो, लेकिन वो बढ़ के उसके और ऊपर निकल गई। जो पुराना जो था, जैसे कोविड पीरियड के पहले हमारी जो इकोनॉमी थी उससे भी ऊपर चली जाए तो वो क्या हो जाएगी, नाइक हो जाएगी। वैसे ही फिर होती है जेड शेप, ठीक है जी। तो ये डब्ल्यू शेप्ड ऐसे चलता रहता है, तो इन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आज हमारा मुद्दा था कि के शेप्ड इकोनॉमी क्या होती है और इसके क्या नुकसान हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे के बारे में, जो कि है ग्रीन बॉन्ड। तो जरा ग्रीन बॉन्ड को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है जी। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि ये बॉन्ड होते क्या हैं। जैसे कि कोई एक कंपनी है ए लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या करना चाह रही है, एक्सपांसन करना चाह रही है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रही है, विभेदीकरण जिसको हम बोलते हैं, या फिर अपनी ये नई ब्रांचेस को खोलना चाह रही है कंपनी। तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, वित्त की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। अब इसके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये अपने शेयर से जो शेयर बाजार में बेच दे, या किसी बैंक से जाके लोन ले ले, इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन होता है कि ये क्या करने वाली है, एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे देगी कि मैं अपने 100 रुपये का एक बॉन्ड जारी कर रही हूँ और इस 100 रुपये के बदले में मैं आपको 10% या जो भी दर है उस रेट से ब्याज दूंगी सालाना। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति होगा मिस्टर एक्स, उसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को खरीद लेगा। तो एक टाइप की बॉन्ड क्या है, गारंटी है कि ये किसी कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा लिखित में दी जाती है कि मुझे अभी इतना पैसा दे दो, उसके बाद मैं आपको इतनी ब्याज दर से इतने समय के बाद पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है जी। एक टाइप का गारंटी होता है, पेपर होता है। अब उसको क्या होती है, कंपनी बाजार में बेच देती है और ऐसे एक्स जैसे कई लोग, इन्वेस्टर जो निवेशक होते हैं, वो लोग इन बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और उस पैसे को निवेश करना चाह रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है जी। तो ये तो होता है बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब इसमें बॉन्ड में होता क्या है कि निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है जो पहले ही डिसाइड हो जाती है, और इसकी जो परिपक्वता तिथि होती है वो भी पहले से डिसाइडेड होती है कि इसकी मैच्योरिटी कब होने वाली, कब इसका पैसा वापस मिलने वाला है। समय अवधि बेसिकली जिसको हम बोलते हैं वो भी इसमें डिसाइडेड होती है। एक टाइप की गारंटी है कंपनी के द्वारा दी जा रही है, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड। अब यहाँ पे ये लग जाता है ग्रीन बॉन्ड। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या हो गया, ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये हो गया जैसे कि ये बॉन्ड है, अब इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए हमने जारी किया है। अब यहाँ पे यदि हमने इसको पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण संबंधी कुछ योजनाओं को संचालित करने के लिए अगर ये पैसा हम लगा रहे हैं तो उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, ग्रीन बॉन्ड। जैसे हमने तेल बॉन्ड देखा था जो यूपीए गवर्नमेंट द्वारा इशू जारी किए गए थे, उनका उद्देश्य क्या था कि जो सब्सिडी दे रही थी सरकार पेट्रोल और डीजल पे उस समय पे, उस सब्सिडी के नुकसान की भरपाई करना था, इसलिए हमने उनको क्या बोल दिया था, तेल बॉन्ड। तो उद्देश्य जो होता है उसके हिसाब से हम उसका बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पर्यावरण संबंधी प्रोजेक्ट या योजनाओं को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो हमें पैसे की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए यदि हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन बॉन्ड, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। अब जरा हम देख लेते हैं एक बार कि खबरों में क्या है। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, दो जगह पर एक साथ अपने 6,50,000 डॉलर या $6.5 मिलियन ग्रीन बॉन्ड दोहरी सूचीबद्ध किया है। दो मार्केट में, दो बाजारों में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ग्रीन बॉन्ड को जारी किया गया है। पहला कौन सा है, INX इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, और दूसरा है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है यह दोहरी लिस्टिंग विश्व निवेशक सप्ताह सस्टेनेबल फाइनेंस के इस वर्ष के विषय के अनुरूप है, जैसा कि नियामक निकाय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा दर्शाया गया है। जो पर्यावरण संबंधी योजनाएं हमने अनाउंस करके रखी थी, घोषणा करके रखी थी, उन्हीं को संचालित करने के लिए बेसिकली हमने ये काम किया है जो पहले से डिसाइडेड था। ये तो न्यूज़ में था, उसी लिए हमने ग्रीन बॉन्ड को समझ लिया है,
ग्रीन बॉन्ड को हमने समझ लिया क्या होता है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि पर्यावरणीय परियोजनाओं को संचालित करने, जलवायु या पर्यावरणीय परियोजनाओं को संचालित करने के लिए, धन जुटाने के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो ग्रीन बॉन्ड हो जाते हैं। ये बॉन्ड आमतौर पर संपत्ति से जुड़े होते हैं और जारी करने वाली इकाई की बैलेंस शीट द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर अपने जारीकर्ताओं के अन्य ऋण दायित्वों के समान क्रेडिट रेटिंग लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड निवेशकों के प्रति उनके आकर्षण को बढ़ाने के लिए कर प्रोत्साहन के साथ आ सकते हैं। अब क्या होता है कर प्रोत्साहन, कि बोला देखो ये जो ग्रीन बॉन्ड है आपने इशू किए, बोला कि आपने कितने का 10,000 रुपए का एक ग्रीन बॉन्ड जारी किया, इस पे जो मिलने वाला ब्याज है वो 10% है, मतलब कि 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, अगर आपने बॉन्ड खरीदा है तो आपकी हो जाएगी आय। अब इस 1,000 रुपए की आय पे क्या देना होगा, आपको टैक्स देना होगा, कर देना होगा। तो हो सकता है कि सरकार इन बॉन्डों पे टैक्स ना ले, इन बॉन्डों से मिलने वाली आय को टैक्स छूट, कर छूट के अंतर्गत रख दे, कर मुक्त रख दे, बोल दे कि इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। विश्व बैंक के ग्रीन बॉन्ड का एक प्रमुख जारी करता है। इसने 2008 से 164 ऐसे बॉन्ड जारी किए हैं जो संयुक्त रूप से $14.4 बिलियन, जलवायु बॉन्ड पहल के अनुसार 2020 में ग्रीन बॉन्ड जारी करने के कुल कीमत लगभग $270 बिलियन थी। अभी तक सबसे ज़्यादा किसने किए हैं, वर्ल्ड बैंक ने किए हैं, जिसकी 2008 से कितने 164, इनकी कीमत कितनी हो जाएगी $14.4 बिलियन। ये सब डेटा जो है ना आपको याद करना रहेगा, डेटा के लिए फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। और 2020 में कितना था 270 बिलियन डॉलर, और यहाँ पे भारत ने अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितना 6.5 मिलियन डॉलर के बॉन्ड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। ठीक है जी, अभी ग्रीन बॉन्ड भी हमने देख लिए। इसी संबंधित एक होता है ब्लू बॉन्ड। जब समुद्र को या जो समुद्र का तटवर्ती इलाका जो होता है उसमें सुधार करने के लिए, उसमें किसी प्रकार की परियोजनाओं को चलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, उसके लिए जो बॉन्ड जारी किए जाएंगे उनको हम ब्लू बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है जी, नीले क्या बोलेंगे उसको हम, नीला बॉन्ड या ब्लू बॉन्ड हम उसको बोल सकते हैं। ब्लू बॉन्ड महासागर और संबंधित पारिस्थितिक प्रणालियों की रक्षा करने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थिरता बॉन्ड होता है। इसमें टिकाऊ मत्स्य पालन, प्रबल भित्तियों और अन्य नाजुक परिस्थितियों प्रणालियों की सुरक्षा या प्रदूषण और अम्लीकरण को कम करने के लिए परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। ये परियोजनाएं हो सकती हैं किसमें, ब्लू बॉन्ड के अंतर्गत। सभी नीले बॉन्ड हरे रंग के बॉन्ड हैं, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड नीले बॉन्ड नहीं है, याद रखना है आपको। क्यों, देखो ग्रीन बॉन्ड क्या बोल रहे हैं हम, पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु और पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जलवायु और पर्यावरण में समुद्र भी कवर हो जाते हैं, इसलिए सभी ग्रीन बॉन्ड जो है वो ब्लू बॉन्ड, सभी ब्लू बॉन्ड जो है वो ग्रीन बॉन्ड हैं। लेकिन सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड में कुछ और भी चीजें बढ़ सकती हैं। मतलब ग्रीन बॉन्ड जो है उसका पैमाना बड़ा माना जाएगा और ब्लू बॉन्ड का पैमाना छोटा माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले टॉपिक की तरफ, जो है सामरिक पेट्रोलियम भंडार। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो ये देख लो कि न्यूज में क्या है। न्यूज में है कि जो भारत है ना, जो अपने सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व बना के रखे हैं उसमें से 50 लाख बैरल कच्चा तेल निकाल रहा है, जारी कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है, क्या हुआ है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखिए क्या हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं और ये लगातार बढ़ रही हैं। कोविड-19 आउटब्रेक के बाद से लगातार कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं। इसका कारण क्या है कि उन्होंने जो है ना ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं, इनका जो संगठन है, इन लोगों ने आपस में गुटबाजी कर ली और गुटबाजी करके क्या निर्णय लिया है कि देखो कोरोना के कारण ना मार्केट में डिमांड कम हो गई है, मांग कम हो गई है कच्चे तेल की, तो हम अपनी आपूर्ति भी कम कर देते हैं। तो इन्होंने प्रोडक्शन कट लगाए हुए हैं, उत्पादकता जो उत्पादन का स्तर था उनका पहले का उसको अभी कम करके रखा, कम उत्पादन कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रही है, मार्केट में कमी महसूस हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि ये प्रोडक्शंस नहीं बढ़ा रहा है, अपना उत्पादन नहीं बढ़ा रहा है। सभी देशों ने बार बार अनुरोध किया, फिर भी ये अपना उत्पादन नहीं बढ़ा रहा है। इसके कारण बाजार में रेट जो कीमतें हैं कच्चे तेल की वो अपने अधिकतम पे चल रही हैं। तो इसी चीज से निपटने के लिए भारत ही नहीं, दुनिया के और भी देश जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इन लोगों ने भी अपने पेट्रोलियम के रिजर्व्स बना के रखे हैं। तो अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं सभी देश कि हम अपने रिजर्व से कुछ पेट्रोल कच्चे तेल निकाल देते हैं। अब ये कच्चा तेल हम निकाल देंगे तो उसके कारण क्या होगा, बाजार में आपूर्ति बढ़ जाएगी। बाजार में मांग तो बढ़ी हुई है, आपूर्ति बढ़ जाएगी, तो इसके कारण क्या होगा, कीमतें थोड़ी सी नियंत्रित हो जाएंगी या कीमतें
कम हो जाएंगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया है, न्यूज़ में जो आया है। तो क्या ये रिजर्व बाकी देश भी बना रहे थे? हाँ। तो ये रिजर्व की शुरुआत क्या हुई थी, अभी हम उसकी हिस्ट्री पे, उसके इतिहास पे एक नज़र अभी डालते हैं। तो अभी तो हमें समझ में आ गया है कि कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जो भारत सरकार है वो अपने पेट्रोलियम जो रिजर्व बना के रखे हैं उसको निकालना चाह रही है। ठीक है जी, ये तो बात हो गई क्यों कर रहे हैं, हमने उसको समझ लिया। अब कितना निकाल रहे हैं? आपको 50 लाख बैरल कच्चा तेल भारत जो है वो उसको जारी करने का लिए बोल दिया है। यह पहला मौका है जब भारत जो पूर्व और पश्चिमी तट पर 3 स्थानों पर भूमिगत गुफाओं में 50 लाख टन या लगभग 38 लाख बैरल कच्चे तेल को स्टोर करता है, ऐसे प्रयोजनों के लिए स्टॉक जारी कर रहा है। ये पहली बार है कि हम ना स्टोर जो रिजर्व हमने बना के रखा है, स्टॉक करके रखा है, उसको अभी हम जारी कर रहे हैं। इसका जो उद्देश्य था वो कुछ अलग था, लेकिन अभी हमें जारी करना पड़ रहा है। इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई हमारे पास, अभी हमें जारी करना पड़ रहा है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते चीन, भारत और जापान सहित कच्चे तेल की खपत करने वाले कुछ सबसे बड़े राष्ट्रों में से एक असामान्य अनुरोध किया था कि वे वैश्विक ऊर्जा कीमतों को कम करने के लिए समन्वित प्रयास करें, क्रूड स्टॉक जारी करने पर विचार करें। अमेरिका ने बोला था कि भैया चीन, जापान, भारत और अमेरिका खुद, ये क्या है, सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश हैं। ये लोग ना एनर्जी में, फ्यूल में बहुत सारा तेल इस्तेमाल करते हैं। तो बोला क्यों ना अपने पास जो स्टॉक्स रखा है उसको निकालो जरा, जिससे कि तेल की कीमतों को हम कम कर सकें। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगियों द्वारा उत्पादन में वृद्धि की गति देने के लिए बार बार अनुरोध किए जाने के बाद भी यह बात सामने आई है। वो उनको बार बार बोल रहे हैं कि भाई अपने उत्पादन अब बढ़ा दो, अब वृद्धि कर दो, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन वो अभी भी करने तैयार नहीं है। इसलिए हमने ऐसा निर्णय लिया। तो जरा हम समझ लेते हैं कि ये एसपीआर कार्यक्रम क्या है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम भारत सरकार का क्या है और इसको किस उद्देश्य के लिए हमने बनाया था। सामरिक पेट्रोलियम भंडार, कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट से निपटने के लिए कच्चे तेल के भारी भंडार जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं से आपूर्ति व्यवधान का खतरा था। क्या क्या बोल रहे हैं हम कि भैया कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, अब हमारा या तेल उत्पादक देशों से हमारी लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, या और किसी भी तरह की आपदाएं आ जाएं जिसके कारण क्या हो जाए, कच्चे तेल की आपूर्ति कम हो जाए, तो हम उस आपूर्ति को मीट आउट कर सकें, मिला सकें, जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकें। इसलिए हमने कच्चे तेल के रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं। पेट्रोलियम भंडार रणनीतिक प्रकृति के और इन भंडारों में संग्रहित कच्चे तेल का उपयोग भारत सरकार द्वारा जब भी इसकी घोषणा की जाएगी, तेल की कमी की घटना के दौरान किया जाएगा। तेल की जब कमी होगी तभी हम इसका उपयोग करेंगे। सामरिक कच्चे तेल भंडार सुविधाओं के निर्माण का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसके द्वारा किया जा रहा है, जो एक विशेष प्रयोजन वाहन है। स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी कंपनी को बनाया जाता है तो हम उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड OIDB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ये किसकी कंपनी है? बोला कि OIDB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो कच्चे तेल के भंडार का काम करती है। अब इसके बाद ये है ना, ये 2 फेज में किया जा रहा है, 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में हमने 3 जगह पे विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पाकुड़ में किया था। दूसरे चरण में कहाँ पे कर रहे हैं हम? ओडिशा और पादुर। 2 अतिरिक्त वाणिज्यिक सह रणनीतिक सुविधाओं को मंजूरी दी गई है। इतनी जगह पे हम इस तेल को भंडारित करके रख रहे हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होना था, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने थे, मतलब क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है, जरा एक बार समझ लो। देखिए क्या हो रहा था कि कच्चे तेल की कीमतें जो हैं, कच्चा तेल जो है ना, उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? अपने ईंधन के रूप में करते हैं। और ईंधन जनरली हम किस में यूज़ करते हैं? यातायात में, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन। तो यदि लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, है ना। इसका उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। अब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, ईंधन की कीमतें बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ रही है। अब परिवहन लागत बढ़ने से क्या हो रहा है, जो हमारी ओवरऑल महंगाई है, जो बाकी चीज, मतलब हर चीज इसके कारण क्या हो रही है? महंगी हो रही है। तो महंगाई बढ़ रही है लेकिन विकास दर जो है वो नहीं बढ़ रही, सिर्फ महंगाई बढ़े जा रही है। इसी चीज से निपटने के लिए हमें क्या है, कच्चे तेल की कीमतों को अभी और भी नीचे करने की आवश्यकता है। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, या बाकी के देश भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम कवर कर लेते हैं आज का अगला टॉपिक। क्या है? भारत गौरव योजना। देखो
इस योजना से भारत सरकार या रेलवे मंत्रालय क्या करना चाह रहा है, जो पर्यटन होता है ना उसमें वृद्धि करना चाह रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि हमारे देश में भी अच्छा पर्यटन हो सके। और कई जगह पे हमारे देश में रेलवे लाइन बिछी हुई है जहाँ पे क्या हो सकती हैं, ट्रेनें जाती हैं और वो पर्यटन के स्थल हैं। तो क्यों ना रेलवे के द्वारा कुछ ऐसे पैकेजेस चलाए जाएं, ऐसी सुविधाएं चलाई जाएं जिससे कि पर्यटक जो हैं वो प्रोत्साहित हों, घूमने जाने के लिए उनमें उत्साह पैदा हो या वो जाना चाहें, प्रेरित हों उस चीज़ के लिए। इस तरह की कुछ योजनाओं का निर्माण रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। उसी को पूरे जो जितने पैकेज बनाए जाएंगे उसको एक योजना का नाम दे दिया गया जिसका नाम है भारत गौरव योजना। क्या है योजना देख लेते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाओं को दोहन करने के लिए रेलवे ने भारत गौरव योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पे, अब ये रामायण एक्सप्रेस क्या है, बोला कि देखो रामायण एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो रामायण के मुख्य घटनाएं थी, जो मुख्य स्थान थे रामायण के, वहां आपको घुमाने लेके जाएगी। जैसे चित्रकूट हो गया, अयोध्या हो गया, राम सेतु हो गया, इस तरह के जितने भी मुख्य स्थान हैं रामायण में जिनका उपयोग हुआ है वहां तक ये ट्रेन के माध्यम से आपको यात्रा कराई जाएगी। तो वो रामायण एक्सप्रेस हो गई। इसी की तर्ज पे और अन्य तरह के पैकेज भी इस रेलवे के द्वारा घोषणा की जा रही है। उसको हमने पूरे जितने भी पैकेजेस होंगे उसका सबका एक नाम क्या है, भारत गौरव योजना। तर्ज पर थीम पर बेस्ट टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों को या तो निजी या राज्य के स्वामित्व वाले ऑपरेटरों द्वारा चलाया सकता है। बोला कि इसमें देखो सरकार नहीं चला पा रही है, उस राज्य की सरकार नहीं चला पा रही है, तो हम क्या करेंगे, निजी क्षेत्र को दे देंगे काम। निजी क्षेत्र के स्वामित्व, निजी क्षेत्र के भागीदारी से भी ये काम किया जा सकता है। इस योजना की विशेषताएं क्या हैं। सेवा प्रदाता जो एक व्यक्ति, कंपनी, समाज, विश्वास, संयुक्त उद्यम या कंसोर्टियम विषय सर्किट तय करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। मतलब इसको चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक निजी क्षेत्र का हो सकता है, सरकारी क्षेत्र का हो सकता है, संयुक्त उपक्रम हो सकता है या कोई सोसाइटी समिति हो सकती है जो इस योजना को चला सकती है। वे पर्यटक को रेल यात्रा, होटल आवास और दर्शनीय स्थलों की यात्रा, ऐतिहासिक विरासत स्थलों की यात्रा, टूर गाइड आदि सहित एक सर्व समावेशी पैकेज प्रदान करेगा। पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या बोला कि भाई देखो आपको रेल यात्रा मिल जाएगी, आपको रहने के लिए होटल मिल जाएगा, दर्शनीय स्थलों पर जाने के लिए ऐतिहासिक विरासत क्या है उसके लिए गाइड मिल जाएगा आपको, वहाँ पे और क्या क्या उपयोग की जो आपको सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं हम आपको एक साथ दे देंगे। ऐसा एक समावेशी पैकेज की हम एक घोषणा कर देते हैं। उन्हें पैकेज कास्ट तय करने की पूरी छूट होगी। अब ये जो लोग काम करेंगे निजी क्षेत्र के वो अपना कीमत खुद से तय कर सकते हैं। सेवा प्रदाता थीम के आधार पर डिब्बों की इंटीरियर को भी डिजाइन प्रस्तुत कर सकेंगे और ट्रेनों के अंदर और बाहर ब्रांडिंग या विज्ञापन लगा सकेंगे। जैसे रामायण थीम पे बना है तो रामायण के चित्र लगा देंगे, बाहर भी लगा देंगे, अंदर भी लगा देंगे, उसका एडवर्टीजमेंट भी ये लोग कर पाएंगे। ये सब उस स्कीम की विशेषता है जो कि आपको याद रखनी है या एक बार पढ़ के याद रख सकते हैं अपन। ये कब हुआ है, 1 जुलाई 2020 को, है ना। कितनी 109 जोड़ी मार्गों पे 151 ट्रेनों का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। इसमें भारतीय रेलवे द्वारा संचालित 2800 एक्सप्रेस और मेल सेवाओं का सिर्फ 5% शामिल है। ठीक है जी, 1 जुलाई 2020 याद रखना है। 109 मार्गों पे 151 ट्रेनों का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, जिसमें जो 2800 ट्रेन चलती हैं उसका कितना है, ये 5% के बराबर है। निजी ट्रेनों का परिचालन 2023 में और 12 क्लस्टर में अंतिम रूप से शुरू होगा। निजी कंपनियों को अपनी पसंद के स्रोत से इंजन और ट्रेन खरीदने की आज़ादी हो जाएगी। रेलवे ने उन लोगों को विक्रेता क्षमताओं की जांच के लिए अर्हता प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित किया है। मौजूदा रेल अवसंरचना पर परिचालन के लिए आधुनिक रेलगाड़ियों को ला सकते हैं। तो ये हमने निजी क्षेत्र को बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, विकल्प दे दिए और बोला कि आप काम कीजिए, बस हमें क्या करना है, सरकार क्या करना चाहती है, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। तो देखो इससे क्या क्या फायदे हो जाएंगे इस योजना से। एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेलवे संरचना पहले से ही है उसका उपयोग सही तरीके से हो पाएगा। तीसरा, जहाँ पे ये अवसंरचना उपलब्ध नहीं है वहाँ पे हम अवसंरचना का निर्माण करने वाले हैं। ये इसके कुछ फायदे हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए अंत में देख लेते हैं हम अभ्यास के लिए प्रश्न, जिनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होता है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सामरिक पेट्रोलियम भंडार का लाभ नहीं माना जा सकता। ईंधन की कीमतों पर एक मर्यादित प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
अस्थायी आपूर्ति सदमे का प्रबंधन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैश्विक तेल की कीमतों में हेरफेर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपूर्ति व्यवधान से निपटने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताना है कि किसको सामरिक पेट्रोलियम का लाभ नहीं माना जा सकता है। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में करके आप आंसर बताएंगे इसका। दूसरा प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बयान वी आकार की वसूली के बारे में सच है ना। हम यहाँ पे कौन सा पूछ रहे हैं, आपको वी शेप रिकवरी के बारे में बताना है। बहुत धीमी वसूली दर के साथ लंबे समय तक थकाऊमंदी, यह हवालदारों की अंतर वसूली की स्थिति को संदर्भित करता है और नहीं। नीचे दिए गए कोड से आपको विकल्प चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों, और ना तो एक और ना ही दोनों। आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले हफ्ते की समसामयिक घटनाओं को लेकर हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।